प्यारे बच्चे नमस्कार। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं कार्यपत्रक 56 और इसके अंदर एक ऐसा टॉपिक आ रहा है जिसका एग्जाम से तो वो ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से बहुत लेना देना है। समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आज का जो टॉपिक है अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो इस चैप्टर में आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ख़ास तौर से उनको आप सोल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और अगर इस टॉपिक को आपने छोड़ दिया तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आज हम जो इसमें सिखाने वाले हैं वो है गोलीय दर्पण के लिए चिह्न परिपाटी। चिन्ह बड़े चिन्ह परिपाटी का मतलब ये होता है कि अगर हम वस्तु को दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे कि दाईं तरफ रखेंगे, प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा, तो वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। आपने सुना होगा कि जिन बच्चों को चश्मे चढ़े होते हैं, जिन लोगों को चश्मे चढ़े होते हैं, उनसे डॉक्टर ये बोलता है कि इसको प्लस का चश्मा चढ़ा हुआ है, माइनस का चढ़ा हुआ है, वो लेंस की बात हो रही है। ऐसे ही दर्पण भी होते हैं बच्चों, दर्पण में भी प्लस और माइनस होते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में प्लस आएगा, किस सिचुएशन में माइनस आएगा, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे पता लगेगा कि बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, ये सारा कुछ हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये जो चिन्ह परिपाटी है ये एग्जाम में जो नहीं आता है, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं कि हमें प्रतिबिंब को माइनस में लेना है कि प्लस में लेना है, जो वस्तु है उसका साइज, उसका मतलब आकार, उसकी स्थिति, तो ये सब चीज़ें, उसकी जो ऊंचाई है वो हमें प्लस में लेनी है माइनस में लेनी है, ये सब इसके अंदर सिखाया जाएगा। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आसान तो है ही, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है। देखिए, कुछ बातें जरूरी हैं इसमें, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है हमेशा, चाहे दर्पण अवतल हो, उत्तल हो या समतल हो। समतल दर्पण वो होता है जिसमें आईना, जिसमें हम देखते हैं अपने आप को। तो बच्चों, ये दर्पण चाहे कोई भी हो, वस्तु को हमेशा किस तरफ रखेंगे? बाईं ओर। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मान लीजिए आपके सामने एक दर्पण है ये, और इसका ये मुख्य अक्ष है, आपको पता है, बहुत बार बता चुके हैं। तो जहाँ पर ये मुख्य अक्ष इसके साथ में टच में होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पी, यानी कि ध्रुव, पोल, पोल पी। तो जितनी भी दूरियां हैं, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो इस वस्तु का जो डिस्टेंस है दर्पण से वो पी से मापा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से माप लेंगे, नहीं, ये गलत होगा। तो कहाँ से नापा जाएगा? पी से, ध्रुव से मापा जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव कौन सा होता है? पी। ध्रुव पी के दाईं ओर, दाईं ओर ध्रुव पी ये है हमारा चित्र में, देखिए बच्चों, ध्रुव पी ये है, इसके दाईं ओर इस तरफ सभी दूरियां धनात्मक होंगी, और इसके बाईं ओर सभी दूरियां माइनस में, यानी कि ऋणात्मक होती हैं। अगर दर्पण के बाईं ओर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, हमेशा उसके आगे जो चिन्ह लगेगा वो क्या लगेगा? माइनस का लगेगा, बाईं तरफ। ठीक है। और अगर हम इस ध्रुव के दाईं तरफ की बात करेंगे, दाईं तरफ देखना बच्चों, कभी भी वस्तु तो होगी नहीं, क्योंकि वस्तु के लिए हमने पहले ही बोल दिया है कि बाईं तरफ होगी। तो इस तरफ क्या हो सकता है? प्रतिबिंब हो सकता है। तो प्रतिबिंब जब भी होगा तो वो किस में होगा? प्लस में होगा। उसका हम जो भी मान लेंगे वो धनात्मक लेंगे। और नंबर 4 इसके अंदर जो पॉइंट है वो है मुख्य अक्ष के ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ जब भी हम मापेंगे, ऊंचाई मापते हैं ऊपर की तरफ, तो हमेशा किस में मापेंगे? धनात्मक में। और नीचे अगर कोई प्रतिबिंब बन जाता है वो किस में होगा? ऋणात्मक में होगा। और बच्चों, आपको ये भी पता है, पिछली वीडियो में साफ साफ बताया गया था कि अगर ऊपर की तरफ कोई वस्तु आती है तो वो हमेशा सीधी होती है, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है प्रतिबिंब की, वो उसमें हम क्या लिखते थे? सीधा और आभासी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सीधा और आभासी उसी प्रतिबिंब में बनेगा जिसके अंदर धनात्मक चिन्ह आएगा। धनात्मक सीधा सीधा किसके साथ रिलेटेड है? सीधा और आभासी के साथ में। और नीचे जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका जो मान आएगा वो किस में लिखते हैं हम? ऋणात्मक में। और ऋणात्मक वाला क्या माना जाता है? उल्टा। और जो उल्टा होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। ठीक है। तो बच्चों, ये जो बातें हैं वो आपको इन 4 पॉइंट से ध्यान से याद रख लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपका पूरा चिन्ह परिपाटी टिका हुआ है। अब एक बार चिन्ह परिपाटी को भी देख लेते हैं कि हमने जो यहाँ से पढ़ा है, इन सारे पॉइंट्स में पढ़ा है,
वो हमें एक बार खुद देख लेते हैं। तो चित्र को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इस चिन्ह परिपाटी में हमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये एक दर्पण है M और N, और यहाँ पर इसका पोल P है, तो ये पोल P हो गया। अब अगर हम दाईं तरफ जितनी भी दूरियां नापेंगे वो इन पॉइंट्स में भी ध्यान रखना बच्चों, किस में दी हुई है, प्लस में, और बाईं तरफ जितनी भी दूरियां नापेंगे वो क्या होगी, माइनस में। वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाएगी, बाईं तरफ रखी जाएगी। तो जो वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा किस में आएगी बच्चों, माइनस में आएगी, ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। हाँ, प्रतिबिंब अगर बाईं तरफ बन रहा है तो ऋणात्मक, दाईं तरफ बन रहा है तो धनात्मक। ऊंचाई ऊपर की ओर, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ऊंचाई ऊपर की ओर किस में होगी, पॉजिटिव में होगी। यहाँ अगर आप देखेंगे ऊंचाई को पॉजिटिव में है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर ऊंचाई ली जाती है तो वो किस में है, ऋणात्मक है। बस चार ही तो पॉइंट है, बाईं तरफ दूरी माइनस, दाईं तरफ दूरी प्लस, ऊपर की तरफ ऊंचाई प्लस, नीचे की तरफ ऊंचाई माइनस। बस एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर की तरफ आता है या फिर प्लस में आता है तो हम उसको सीधा आभासी बोलेंगे, और अगर माइनस में नीचे की तरफ आता है, नीचे माइनस ही लेना है हमें, तो माइनस में अगर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उल्टा और वास्तविक बोलेंगे। दर्पण चाहे कोई भी हो, ये नियम हमेशा सभी दर्पणों पर हर जगह लागू होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आया होगा, लेकिन इसके बाद में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हमारे पास में है कि दर्पण से वस्तु की दूरी u होती है, ये हमने मान लिया। जैसे कि हम मानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण को g से मापते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक को बड़े G से मापते हैं। डिनोट करना हम किससे करेंगे, वस्तु की दूरी को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, u से, और ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को हम हमेशा किस तरफ रखते हैं बच्चों, बाईं ओर रखते हैं, इसीलिए ये हमेशा ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण अगर हमारे पास है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा किस में आएगी, ऋणात्मक में आएगी। आपको ये पता है बच्चों, अवतल दर्पण ये जो बना हुआ है यहाँ पर, अगर अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस भी f, यानी कि f का जो पॉइंट होता है वो भी इस तरफ ही होता है, तो बाईं तरफ आ गया, इसलिए हमने इसको भी किस में लिया, हमेशा ऋणात्मक लिया है, क्योंकि बाईं तरफ जितने भी लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे। उत्तल दर्पण अगर है तो उसका जो f होता है वो पीछे की तरफ होता है, यानी कि दाईं तरफ होता है, तो दाईं तरफ हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो ये जो दूरी आएगी, फोकस दूरी, वो किस में आएगी, हमेशा धनात्मक में आएगी। यानी कि इस फोकस से और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम छोटे f से मापते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो यहाँ भी छोटा f है, फोकस दूरी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, अवतल के लिए फोकस दूरी हमेशा माइनस में और उत्तल के लिए फोकस दूरी हमेशा प्लस में। ये याद रखने वाली बातें हैं। u हमेशा माइनस में, u हमेशा माइनस में रहेगा, ध्यान रखना। इसके बाद में हमारे पास में है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, इस सूत्र से हमें सब कुछ पता लग जाएगा दर्पण के बारे में, कि वो दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी कि वो सीधा बनाएगा कि उल्टा बनाएगा, आभासी बनाएगा कि वास्तविक बनाएगा, इस सूत्र से हमें पता लग जाएगा। तो इसमें जो तीन चीज़ें हैं, ये जो ऊपर दिखाया हुआ है ना बच्चों आपको आई, ये आई नहीं है, ये भी वन ही है। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या है, 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u, ठीक है। अब आपको इसमें से क्या क्या नहीं पता, देखो f का मतलब क्या है, फोकस दूरी है, छोटा f है। u का मतलब क्या है, वस्तु की दूरी है, तो ये v क्या आ गया, v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम v से मापते हैं, वस्तु की दूरी को u से मापते हैं, और फोकस दूरी को f से मापते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें v के बारे में लिखा भी हुआ है साफ साफ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु ही होता है, और f का मतलब फोकस दूरी होता है। अब बात करते हैं आवर्धन। यहाँ से हमें सिर्फ दूरी का पता चला है, इन सब से दूरी का पता चला है। अब हमें ऊंचाई के बारे में अगर जानना है तो कितना बड़ा बना साइज, कितना उसका आकार क्या रहा, छोटा रहा कि बड़ा रहा, वो हमें आवर्धन से पता लगेगा। आवर्धन का मतलब होता है बढ़ा हुआ, छोटा है कि बड़ा है, ये चीज़ें हमें यहाँ गोलीय दर्पण का आवर्धन से पता लगेगी। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई
तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। इसे प्रदर्शित करते हैं आवर्धन, ब्रैकेट में खाली छोड़ दिया गया है तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है एम। आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, आवर्धन को एम से। तो ऊपर लिखा हुआ है प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे लिखा हुआ है बिंब की ऊंचाई। बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम डिनोट करते हैं एच डैश से और बिंब की ऊंचाई को डिनोट करते हैं केवल एच से। दोनों बस इतना सा फर्क है, अगर डैश लग गया तो मान लीजिए कि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात कर रहे हैं और एच है तो वहाँ पर हम बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो ऊपर ऐसे ही लिखेंगे बराबर में करके, क्योंकि यहाँ बराबर में है। तो ऊपर लिखना है हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, एच डैश, तो ऊपर एच डैश और नीचे क्या लिखना है, एच। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें इस सूत्र को, आवर्धन के सूत्र को, तो ऊपर v यानी कि वस्तु की दूरी, यानी कि अगर हमारे पास में ऊंचाई नहीं दी गई है, बच्चों ध्यान रखना इस बात को, अगर हमारे पास ऊंचाई नहीं दी गई है और हमें सिर्फ वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दी गई है तो भी हम आवर्धन निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका सूत्र भी इसके बराबर होता है v/u। लेकिन बस v के आगे एक माइनस का चिन्ह लगा देना है। ये जो सूत्र बनेगा ये आवर्धन का सूत्र बना है। इसमें आपको ये चारों वैल्यू नहीं लेनी है, या तो ये दोनों अगर आपके पास में है तो भी आवर्धन निकल जाएगा, या फिर ये दोनों अगर आपके पास में है बस v को माइनस कर देना तो भी आवर्धन निकल जाएगा। ये दर्पण के लिए सूत्र है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम देख लेते हैं। पहला है, यदि यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। अब यहाँ पे मान क्या है, m का मान बच्चों, आवर्धन का मान अगर माइनस में आ रहा है तो ऋणात्मक होगा। और मैंने ये पहले बताया था कि जो चीज़ ऋणात्मक होती है वो हमेशा उल्टी और वास्तविक मिलेगी, यानी कि माइनस का चिन्ह उसके साथ लगेगा, वो उल्टा और वास्तविक होगा। तो इसका उल्टा जो है यानी कि धनात्मक होगा तो क्या होगा, आभासी व सीधा होगा। यदि m 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। m कभी भी 1 आ गया तो ये मान लो बच्चों कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार यानी कि वस्तु का आकार हमेशा बराबर मिलेगा, क्योंकि एक गुना ही तो हुआ। एक गुना का मतलब क्या है, बराबर है। यदि m छोटा है, m बड़ा है किससे, 1 से, m 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आवर्धन आया वो बड़ा आया, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आवर्धित होगा, बड़ा होगा। और अगर m 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब भी छोटा होगा। समतल दर्पण की अगर बात की जाए तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, हमेशा +1 होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो 1 है ये दर्शाता है कि जो आकार है वस्तु का और प्रतिबिंब का हमेशा बराबर होगा, और प्लस ये दर्शाता है कि उसमें जो प्रकृति होगी वो हमेशा सीधी और आभासी होगी, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा, क्योंकि जो सीधा होता है वो आभासी भी होता है। ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों इस तरह से ना आप सिर्फ चिन्ह को देख कर ही बता सकते हो कि प्रकृति क्या है। अगर प्लस है तो सीधा आभासी, अगर माइनस है तो उल्टा वास्तविक, 1 है तो आकार बराबर है। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास में है कि यदि उत्तल दर्पण के लिए सदैव 1 से छोटा व धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण के लिए जो m की वैल्यू है वो हमेशा छोटी होगी 1 से, लेकिन प्लस में होगी, ये भी ध्यान रखना है, +1 होगी। ठीक है, धनात्मक व 1 से छोटा, प्लस ये दर्शाएगा कि सीधा आभासी बनेगा, और 1 से छोटा ये दर्शाता है कि जो आकार होगा वस्तु के प्रतिबिंब का वो वस्तु से छोटा मिलेगा। ठीक है, तो छोटा होना प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्लस का होना सीधा आभासी। यदि m बड़ा है +1 से तो दर्पण हमेशा क्या होगा, अवतल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण ही एकमात्र वो दर्पण है जो सीधा और आभासी, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर, सीधा आभासी बनाएगा लेकिन बड़ा बनाएगा। और उत्तल दर्पण क्या करता है, सीधा आभासी बनाता है हमेशा लेकिन छोटा बनाता है। यदि ऋणात्मक है तो दर्पण अवतल होगा, यदि m की वैल्यू ऋणात्मक है तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा, क्योंकि ऋणात्मक जो प्रतिबिंब बनता है ऋणात्मक में यानी कि नीचे की तरफ जो बनता है वो हमेशा कौन बनाता है, अवतल दर्पण ही बनाता है। बड़ा प्लस में कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। छोटा और प्लस में कौन बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है। बराबर और प्लस में कौन बनाता है, समतल दर्पण बनाता है। तो बच्चों ये कुछ बातें हैं जो आपको 2 या 3 बार जरूर पढ़ना है, जब तक कि आपको ये क्लियर ना हो जाए। लिख कर जरूर देखना है,
अगर आपने एक बार इस चिन्ह परिपाटी और इसके जो मुख्य बिंदु है उनको लिख कर देख लिया और आपको समझ में आ गया, इसके बाद में आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, जो सवाल इसके अंदर आते हैं अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन है अभ्यास के, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो यह क्या दर्शाता है? बच्चों यह दर्शाता है जो मैंने अभी बताया आपको कि प्लस का मतलब क्या है कि इसमें जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो क्या होगी, सीधा और आभासी। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, सीधा और आभासी। और 1 क्या दर्शाता है, 1 ये दर्शाता है कि जो आकार है वो क्या है, बिंब का और प्रतिबिंब का बराबर है, दोनों का आकार बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दर्पण का आवर्धन -1 है, माइनस आ गया तो इसका मतलब कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है। ये ध्यान रखना है, माइनस देखने के बाद आपको दर्पण सीधा दिमाग में आना चाहिए कि अवतल ही हो सकता है। दर्पण का नाम बताना है, हमने बता दिया। प्रतिबिंब के गुण लिखना है। प्रतिबिंब के गुण ये है कि अगर ये माइनस में है तो इसका मतलब ये कैसी प्रकृति होगी इसकी, प्रतिबिंब की उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा, क्योंकि माइनस आने के बाद उल्टा वास्तविक और प्लस आने के बाद में सीधा आभासी। ये बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यदि आवर्धन +6 है, एक तो प्लस है दूसरा 6 है, इसका मतलब कितना गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है आकार प्रतिबिंब का वस्तु से। और बड़ा आकार कौन बनाता है सिर्फ, तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया था ये वाला, अगर m की वैल्यू +1 से बड़ी है तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा। तो दर्पण का नाम हमने क्या लिखना है, अवतल दर्पण। मैंने बताया था कि बड़ा जो आकार बनाता है प्लस में वो सिर्फ अवतल दर्पण बनाता है। वह प्रतिबिंब के गुण लिखो, क्योंकि प्लस में है बच्चों तो सीधा बनाएगा, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा और उसकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, आभासी होगी, क्योंकि सीधा के साथ हमेशा क्या लिखना है आपको, आभासी लिखना है, तो ये आभासी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा है तो दर्पण का नाम लिखो। हमेशा 1 से छोटा कब आता है भाई, सदैव 1 से छोटा उत्तल दर्पण के लिए आता है। तो कौन सा दर्पण हो गया यहाँ पर, उत्तल दर्पण हो गया। सिर्फ नाम लिखना था, हमने लिख दिया। और अब एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी कुछ मिस प्रिंट हुआ है, कई बार हो जाता है बच्चों, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो ये वैल्यू दी गई है पहले 10, ये दी गई है u की वैल्यू, u बराबर में 10, यानी कि वस्तु की जो साइज है, वस्तु की जो दूरी है दर्पण से वो 10 दी हुई है, और जो v है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है वो -5 दी गई है। तो v हमारे पास में है -5। तो आवर्धन ज्ञात करो और प्रतिबिंब के गुण लिखो। प्रतिबिंब के गुण भी लिखने हैं, आवर्धन भी लिखना है। तो आवर्धन का मैंने जो सूत्र बनाया था आपके लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, h डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे थी बिंब की ऊंचाई। ठीक है, लेकिन हमारे पास में ना तो h डैश है और ना ही h है, तो हम इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, -v में u वाला। और आपको पता है बच्चों, ये बार बार मैंने बोला था कि u जब भी लेना है वो किस में लेना है, माइनस में लेना है। तो u की वैल्यू यहाँ पर 10 है और v की वैल्यू 5 है, तो हमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आगे हमारे पास में क्या होगा, यहाँ देखिए -v m बराबर में -v/में u था, तो u भी हमें माइनस में ही लेना है। v कितना है, -5 पहले दिया हुआ है तो -5, और u कितना है -10, प्लस का 10 है लेकिन माइनस में लेना है तो -10। ठीक है, अब इसके अंदर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में 1/2 हो गया और यहाँ पर 0.5 हो गया। ठीक है, अब 0.5 जो आया है वो किस में आया है, प्लस में आया है। ठीक है बच्चों, अब जब ये प्लस में आया है तो इसका मतलब, तो प्लस 0.5 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि इसका मतलब ये हुआ कि प्लस ये बताता है कि जो प्रकृति होगी बच्चों वो क्या होगी, सीधा। प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पर क्या बनेगा, सीधा और आभासी। और अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो आकार कितना गुना बड़ा हो गया है, 0.5 गुना आवर्धित होगा। ये आपको इसमें प्रकृति में लिख देना है। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट है, काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इसमें जब आप एक के बाद एक एनसीईआरटी से सवाल लेकर करने स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी मज़े आएंगे करने में, और आपका ये जो टॉपिक है क्लियर भी तभी होगा जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो इस सूत्र से, दर्पण सूत्र से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई नहीं आती है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं चैनल पर,
तो उनको सोल्व करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों आज की इस वर्कशीट के लिए।